नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए छोटे से गैप के बाद मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, ऑल्सो प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास एंड विजिटिंग फेलो एट क्लॉस। जब भी मैं सर का प्रोफेसर आईआईटी मद्रास पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि बच्चे जियो पॉलिटिक्स ज्यादा पढ़ते होंगे कंपेयर टू द आर्मी मैन काइंड ऑफ अ थिंग। सो इट्स आई विश आई वाज योर स्टूडेंट ऑल्सो, Oh, बट thank you. Thank you. एक तो आईआईटी मद्रास ऊपर से आप, तो व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन इट वुड हैव बीन, बट मे बी नेक्स्ट लाइफ, आई एम श्योर। Yes, जी yes, yes. There is सर, always a देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। सर, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत हलचल मची हुई है। इमरान खान के प्रोटेस्ट के सपोर्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रांस, जर्मनी, यूके, न्यूयॉर्क टाइम्स। जो कल इमेजेस आई हैं, अब वो ये पता नहीं कि इमेजेस मतलब पुरानी इमेजेस को यूज करके वो ट्विटर पे ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे थे और इट वाज इन रियल, बट सुनने में जरूर आ रहा था। और पाकिस्तान के भी कई जो ऑथेंटिक मीडिया हैंडल्स हैं उन्होंने उस चीज को ट्वीट किया था। नाउ इट लुक्स लाइक अभी कल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कल रात को बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए हैं। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ अ सिविल वॉर राइट विद इन द कंट्री। अ वेरी वार्म वेलकम सर, ओवर टू यू। thank you. देखो, उसके पहले लोगों को समझाता हूँ कि कई लोग जो एनालिस्ट बात भी कर रहे हैं, आजकल चर्चा हो रही है कि इस पाकिस्तान गोइंग इनटू सिविल वॉर, तो इसके संकेत क्या क्या होते हैं। ये एकदम नहीं होता कि भाई आपने स्विच ऑन किया और अगले दिन सुबह सिविल वॉर हो गई। ये धीरे धीरे पनपता है। अन्याय, अक्षमता, अराजकता, ये सब फैलता रहता है और लोगों में निराशा आता है और फिर ये इस भट्टी के अंदर सुलगता रहता है और फिर तूर पकड़ता है। कोई एक इंसिडेंट को लेके फिर ये आग फैल जाता है। तो इसके सूचकांक क्या क्या आमतौर पे आप रखते हो कि क्या क्या चीज होती है। एक तो तीन मेजर सूचकांक रखते हैं मुख्य जो है। एक सामाजिक और राजनीतिक कारण होता है, एक आतंकवाद और उग्रवाद का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आर्थिक व्यवस्था। इन तीन चीजों के ऊपर ये सारा कुछ होता है। तो अगर आपकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था अस्थिर है, कमजोर है, तो दिक्कत होता है। दूसरा, अगर आपके सामाजिक ध्रुवीकरण, दैट इज जो आपके समाज के अंदर फूट पैदा करते हैं अलग अलग रूपों में, उसको हम ध्रुवीकरण बोलते हैं। तो अगर वो गहरा रहा फिर भी दिक्कत है। देन अगर आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था सिकुड़ने लगी कि भाई ये जो आपके नेता हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पिलर हैं उस पे जकड़ ले और उनको ठीक से काम ना करने, या सेना काम ना करने दे, ठीक है। देन जो जिसको बोलते हैं एलीट कंसेंसस, एलीट को बोलते हैं संभ्रांत, क्योंकि उनको भ्रांति होता है कि हम एलीट हैं, तो इसका नाम रखा है संभ्रांत। तो जो संभ्रांत वर्ग की सहमति है वही टूटने लगी, उसमें दरार आ गई। और राजनीतिक पतन, कि भाई राजनीतिक व्यवस्था का पतन हो चुका है, कि लोगों को ये लोग कि लगता नहीं है कि जो ये राजनीति है ये लोकतांत्रिक है। देन आर्थिक समस्याएं को पहले ले लेते हैं कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जो नेता है उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे सुधारे, या सुधारने की कोशिश भी नहीं कर, और आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्थिर हो गई है या मंदी पे आ गई, और कोई उस पर कदम नहीं उठा रहा आपके नेता कि इसको हम सुधारें, इससे क्या उभरता है? उग्रवाद और आतंकवाद। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपके नेता जो है, आपका शासन जो है आपकी बात नहीं मान रहा,
और अगर हथियार फ्रीली अवेलेबल है तो फिर आप देखेंगे कि आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ता है और सीमा पार इसका समर्थन होता रहेगा। और इसमें आ जाता है, फिर गुटों में बच जाते हैं, फिर सांप्रदायिक हिंसाएं शुरू हो जाती हैं। अगर ध्यान से आप देखें 2014 तक तकरीबन तकरीबन ये 12 चीजें जो बताई है मैंने, हमने ये झेले हैं। ऊपर वाले की देन है कि हम गृह युद्ध के अंदर नहीं। और 2012 के बाद तो सारा कुछ बदल गया है। अगर 14 के बाद, अगर 2014 में बीजेपी नहीं आता तो आज हमारी क्या स्थिति होती, आप सोचिए। ठीक है, क्योंकि ये जो करते हैं ना, ये भ्रष्टाचार के चार, अपने भ्रष्टाचार में भ्रष्टकारिता भ्रष्टकारिता के 4 कदम होते हैं सबवर्षन। एक है नैतिक भ्रष्टता, कि आपको डिमोरलाइज कर दे, क्योंकि जब आप देखते कुछ नहीं हो रहा है तो आप तो एक्चुअली डिमोरलाइज हो जाते हैं कि क्या करें यार, कुछ नहीं होता। फिर अस्थिरता आता है, डिस्टेबलाइजेशन शुरू करते हैं। उसके बाद तीसरा कदम होता है केओस, जिसमें गृह युद्ध शामिल है। या तो पूरे राष्ट्र में कुछ ना कुछ आपके स्ट्राइक और सब कुछ बंद हो जाएगा। कभी गूगल करके देखना 74 की रेलवे स्ट्राइक और 75 तक जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, क्या क्या हो गया था। इट वॉज शॉर्ट ऑफ गृह युद्ध, सब तरफ रुक चुका था। ठीक है, उसके बाद इनका चुना नेता आता है जो स्थिरता देगा, फिर आप उसके साथ चलो। लेकिन उस गृह युद्ध के बाद आपका क्या बचा? शुक्र है गृह युद्ध नहीं हुआ, नहीं तो हम टूट जाते। प्रयास तो पूरा था। तो अब इस दृष्टिकोण से आप देखिए और समझिए कि आपके ऊपर निरंतर दबाव क्यों है, मोदी जी के ऊपर निरंतर दबाव क्यों है। क्योंकि बरसों की मेहनत 2014, 2019 और 2024 में आपने रायता फैला दिया उनके बरसों की मेहनत को। ये कभी मत भूलना, ये कभी मत भूलना। ठीक है, अब इसके विपरीत बात अब लेते हैं कि क्या पाकिस्तान गहरे युद्ध की ओर अग्रसर है? लग तो ऐसा ही रहा। इस अगर का मतलब नहीं है, कब का मतलब, कब देखना। क्योंकि हर सूचकांक पे भारत, ये पाकिस्तान डूब रहा है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल ही नहीं है, टोटली कमजोर है शासन, कुछ नहीं कर सकते। वो फौज की तरफ देखता है, फौज बताता है। आपका जो ध्रुवीकरण है वो तो पूरा हो चुका है। बलोच उनसे नाखुश है, सिंध उनसे नाखुश है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले नाखुश हैं, केपी वाले नाखुश हैं। किसी से उनकी बनती नहीं है, पंजाबियों की। और पंजाब के अंदर, दक्षिण पंजाब में सराइकी वाले रहते हैं, उनकी पंजाबियों से नहीं। तो ध्रुवीकरण तो पूरा हो चुका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सिकुड़ता क्या, बचा ही क्या है? लोकतांत्रिकता तो है ही नहीं। वो फौज बोलता है क्या करना। उनके पास जो उनके नेता हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, जो हम कहते हैं एलीट कंसेंसस में दरार, वो तो दरार पूरा है। राजनीतिक नेता जो है वो खुश नहीं है। जब ऑप सिंदूर के बारे में फौज कुछ बोलता है तो ये कुछ और बोल देते हैं, उल्टा बोलते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, सच बता देते हैं जब फौज झूठ बोलता है। सेना के सम्मान तो बिल्कुल ही नहीं रहा, कोई मानता ही नहीं है उनको आज। और राजनीतिक व्यवस्था पूरी खत्म है, उनकी जुडिशरी भी पूरी खत्म है, कुछ नहीं बचा। ब्यूरोक्रेट्स के बारे में तो आप सुनते ही नहीं हो। बस मुन्नी बेगम खड़ी होके बोलती रहती है जो बोलना, और कोई नहीं है, क्या बोलोगे। अच्छा, अर्थव्यवस्था तो खत्म है बिल्कुल। आईएमएफ लोन टू आईएमएफ लोन,
लोन ले रहे हैं पिछले लोन के इंटरेस्ट चुकाने के लिए, प्रीमियम में, वो इंटरेस्ट भी पूरा चुका नहीं पा रहे। 27 से 30 बिलियन है आज के तारीख में उनका इंटरेस्ट। और आईएमएफ से लोन कितना ले रहे हैं? 7 बिलियन। और कोई प्लानिंग नहीं है कि गैप को कैसे कवर करे, क्या करे। कोई इंडस्ट्री बची नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना शिक्षा प्रणाली पूरा जिहादियों के हाथ में सौंप दिया। आज ये हालत है। हमने पहले बोला था 11, फिर एक्सेप्ट किया 14, फिर फाइनली बोला 17 इनके एयरफील्ड्स हैं जिसको ध्वस्त कर दिया। इन्होंने अपने तरफ से 4 और ऐड किए। टेंडर निकाला, देसी टेंडर नहीं है, विदेशी टेंडर, अमेरिका की कंपनीज या चाइना की कंपनीज, जो भी आ जाए। मतलब अंदर आपके पास क्षमता ही नहीं है कि आप अपना खुद रिपेयर कर दो, और ये लड़ने चले हैं देश के साथ और संसार के साथ। कहते हैं हम खैलिफेट बनाएंगे, हम इस्लामिक उम्मा पे राज करेंगे। कैसे? काबिलियत ही नहीं है। रनवे रिपेयर कर दे, एयरफील्ड रिपेयर कर दे, हैंगर बना दे। उनको विदेशी चाहिए। कोई आया है नहीं, क्योंकि पैसे ये दे नहीं सकते। आईएमएफ मई में दिया था अगला, तो उसको मिला ही नहीं है, क्योंकि अब वो रुके हुए हैं। इस महीने अभी डिस्कशन शुरू हो गया होगा एफएटीएफ में, और यूएन ने जैसे सब कुछ बोल दिया, और जिस तरह से टीआरएफ को ये सपोर्ट कर रहे थे, अभी तो तूतड़ी बजी हुई है इनकी, कैसे बचाएंगे। और ग्रे लिस्ट पे हो गए तो अब और कुछ पैसे मिलेंगे नहीं इनको। तो अर्थव्यवस्था तो खत्म, कुछ बचा नहीं है। और 90% ये एग्रीकल्चर पे होते थे, खेती बाड़ी पे। आपने पानी बंद कर दिया। पानी और खून एक साथ बहेगा नहीं। आईडब्ल्यूटी को आपने हेल्ड इन अबेयंस कर दिया। हेल्ड इन अबेयंस, कई लोग कहते हैं इलीगल है। नहीं जी, हेल्ड इन अबेयंस इज नॉट, स्क्रैपिंग इट में भी इलीगल, हेल्ड इन अबेयंस इज नॉट इलीगल। कोई लीगल क्लॉज आपके पूरे ट्रीटी में ये कवर नहीं करता है हेल्ड इन अबेयंस को। जब ही तो वर्ल्ड बैंक के पास गए, बोले भैया हम किस क्लॉज के बेसिस पे इंडिया को फटकारे, कोई क्लॉज ही नहीं है। तो पानी आ नहीं रहा, इंदस इंदस का आता है। खेती बाड़ी खत्म, खाना खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है। उग्रवाद तो उभर गया है पूरा। आप देख लो, केपी उनके हाथ से चला गया है, बलूचिस्तान उनके हाथ से चला गया है। अब सिंध भी उठ रहा है, कराची सिंध भी उठ रहे हैं। क्या करेगा? सांप्रदायिक हिंसा तो होती रहती है उनकी। शियाओं को मार देते हो, हिंदुओं को मार देते हो, क्रिश्चियंस को मार देते हो, तो दंगे तो चल रहे हैं उनके। और सीमा पार अफगानिस्तान को यूएस और वेस्ट सपोर्ट कर रहा है, कि जो 20 साल पाकिस्तान ने उनकी हाल की थी यूएस और आईसैफ के ट्रूप्स के साथ, अब पाकिस्तान उसको सूद समेत उसको लपेटेंगे अब। और सूद समेत हो रहा है कि आप उससे हेलो हेलो हाय करके बात भी कर रहे हो, और अफगानिस्तान को पैसे दे रहे हो उसको कूटने के लिए। क्योंकि हथियार तो छोड़ के गए थे एज अ प्लान, हथियार तो चले गया। अब हथियार को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए, उसके लिए गोलियां बारूद कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? कहीं से तो आ रहा है। चलो मेरे पास 100 गोलियां थी, मैंने 100 गोली चला दी, उसके बाद मैं गोली चलाते कैसे रहता हूं? बीएलए को कहां से मिल रहा है? ये सब यूएस और वेस्ट दे रहा है। ठीक है। तो लक्षण तो पूरे हैं। और इसके बारे में अप्रैल 2009 में इन्हीं का एक अपना पत्रकार है, क्वाइट फेमस, अहमद राशिद, उन्होंने एक किताब लिखा था, डिसेंट इनटू केओस, अराजकता की ओर। अब वो कह रहा था कि वो 3 को इकट्ठा करके ले रहा था, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान। और सोचो किताब क्या लिखा है, कि यूएस और वेस्ट ने खराब किया है। ओ भाई, तुम्हारे जो फौजी लोग थे और राजनेता थे,
वो क्या लड़ी किंडरगार्टन वाले थे कि यूएस ने बहका दिया, कि पहली कक्षा में पढ़ते थे, उनको समझ नहीं थी कि हम कर रहे हैं तो आगे चल के दिक्कत आएगा। वही हो रहा है। जैसे मैंने बताया, समाज बिखर रहा है, सेना और राजनीतिज्ञों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। पीटीआई का दबाव आ रहा है, इमरान खान के लिए दबाव आ रहा है, विदेश से दबाव आ रहा है, क्या कर रहे हो इमरान खान का। ठीक है, लोकतांत्रिकों को आर्थिक व्यवस्था तो पूरी चरमरा गई है, कुछ बचा नहीं है इनके पास। सेना से भरोसा सबका उठ चुका है, कोई मानने को तैयार नहीं होता। अगर उनके ट्वीट पे जाके आप देखो, एक्स पे, तो सेना जो भी बोलता है वो मानने को तैयार नहीं है। आम आदमी खुल के बोल नहीं सकता क्योंकि पिट जाएगा, गायब हो जाएगा, खानदान गायब हो जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद तो पूरी तरह से जोर पकड़ा हुआ है, और ये दिखा रहा है कि गृह युद्ध की सामग्री पूरी परिपाक है, तैयार है। चिंगारी की देर है बस। बस एक चिंगारी की देरी है। वो चिंगारी कहाँ कब क्या होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए मैंने कहा था आगे कि ये अगर की बात नहीं है, कब की बात है। कब चिंगारी पकड़ेगी, अगर नहीं। अब अगर की बात खत्म हो चुकी, अब ये कितने हिस्सों में बटेगा ये कोई नहीं कह सकता। क्या क्या फटेगा, क्या क्या बटेगा, कितने हिस्सों में बटेगा। यूएस का प्लान था, मैंने पहले भी आपके इसमें मैप के साथ दिखाया था, 1998, फिर 2006 में छपा था, रीड्रॉइंग बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट। उसी के कागार पे ये है। मेरे को लगता है उन्होंने समझे होंगे कि भाई इराक तो कर लिया, इसको भी कर सकते हैं। इराक 3 हिस्से में बट गया, हाँ देश नहीं बने हैं मगर 3 हिस्सों में पूरा है। एक शिया वाला इलाका है, बगदाद कंट्रोल करता है। एक सुन्नी वाला इलाका है, कोई कंट्रोल नहीं करता, खाली है, वो रेगिस्तान है, खाली है। और जो कुर्द वाला इलाका है वो कुर्द खुद चलाते हैं। बगदाद का डिक्टेट्स वहां पे नहीं आता, उनके पाइपलाइंस ऊपर से निकल के जाते, चेहान है टर्की में, वहां से सब तरफ से ऊपर से निकल के जाते, इस तरफ बसरा के पास नहीं आते। तो कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो हो चुका। इसका भी वही हालत होना। केपी वैसे गया, बलूचिस्तान वैसे गया, बाकी सिंध जीबी एक हिस्से में रहेगा, 2 हिस्से में रहेगा, कितने हिस्से में रहेगा किसी को कख नहीं पता आज की तारीख। क्योंकि सबवर्शन वाला तो पूरा प्ले हो चुका है, डिमोरलाइज हो चुके हैं, डिमोरलाइज तो हो चुके थे, अब डिस्टेबलाइज हो चुके हैं। अब चिंगारी लगेगी, केओस आएगा। केओस के बाद कौन आएगा पंजाब में आदमी, किसको लेके आएंगे? क्या इमरान खान को लेके आएंगे? किसको लेके आएंगे? क्या इमरान खान को केपी और अफगानिस्तान के ऊपर राज करने के लिए रखेंगे? किधर उसका इमरान खान लॉयल्टी अफगानिस्तान के साथ है, पश्तूनों के साथ है, पंजाबियों के साथ नहीं है। तो यहां किसको लाएंगे? कौन आएगा? कोई है ही नहीं। क्या आसिफ मुनीर को निकाल के कोई और जनरल को ले आएंगे कि तू पंजाब संभाल? लेकिन जब ये अस्थिरता होगी, जब कभी चिंगारी भड़केगी, हमें सतर्क रहे। लोग किस तरफ भागेंगे और उनके न्यूक्लियर वेपन का क्या होगा? सर न्यूक्लियर वेपन पे आती हूँ। चिंगारी इनकी कहाँ भड़केगी? खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बाल्टिस्तान, कुछ जब नहीं पता। ये मैं तो आई स्टिक माय नेक आउट एंड से ये तो यूएस के ऊपर निर्भर है चिंगारी कहां फोड़ेंगे। अच्छा, ये यूएस के ऊपर निर्भर है। वो पूरा, अब उसका आप देख लो किस तरह से, उनका मैप देखो आप, आपको क्लियर पता है। सीरिया को तोड़ना था, सीरिया टूट चुका है। अभी अगली लेबनान की बारी है। लेबनान को ग्रेटर लेबनान करने वाले हैं ताकि सीरिया के जितने पोर्ट्स हैं, तारतूस और ये सारा कुछ ले लेंगे। सीरिया के पास कोई पोर्ट नहीं छोड़ेंगे। एवे नहीं दिया है एचटीएस को इलाका वहां पे, उनको भी पता है कि ये मिलिटेंट है।
इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तोड़ेंगे इसको, इधर से नीचे से टूटेगा, लितानी रिवर तक तो कम से कम इजराइल के पास चला जाएगा, वहां से जितने भी इस्लामिस्ट हैं उनको सफाया किया जाएगा, जैसे गाजा में सफाया हो रहा है वहां पे हिजबुल्लाह का सफाया होगा। चिंता मत करना, अभी तो काफी दंगे बाकी हैं, फसाद काफी बाकी है अभी वेस्ट एशिया में, इतने जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, वो खत्म होने वाला है। उनके मैप के मुताबिक ये पूरा लेबनान को जाएगा, एंड लेबनान इज टू बी अ क्रिश्चियन स्टेट, बैक टू बीइंग अ क्रिश्चियन स्टेट। आप देख लो, जैसे ही इसने द्रूज मिलिशिया के ऊपर हमला किया, किस तरह से इजराइल ने ठोका उनको। द्रूज मिलिशिया को आके मारने लगा था अल जोलानी के आदमी, इन्होंने ठोक दिया उसको, दमिश्क में उसके हेडक्वार्टर्स को ठोका, वहां पे लोगों को ठोका। मैसेज इज क्लियर कि ये द्रूज मिलिशिया है, द्रूज जो पीपल है ये लेबनान को रूल करते थे, ये लेबनान को दोबारा रूल करेंगे। हिजबुल्लाह विल गो। अभी चुप है हिजबुल्लाह, बिल्कुल हिम्मत नहीं है उसको कुछ कहने के लिए। और यूएस खुश रहेगा कि हमने पाकिस्तान के मेजर जो उनके वॉरहेड्स थे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व वॉरहेड्स, उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। क्या किराना हिल्स एंड चगाई हिल्स में वो बंद है, वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं न्यूक्लियर हथियार की बात कर रहा हूँ तो जो इमीडिएट आपके जहां पे मिसाइल्स होते हैं, जहां पे जहाज होते हैं, वहां पे भी आप वॉरहेड्स रखते हो, उसको कौन रोकेगा? जो आपके एनरिच्ड यूरेनियम आपके पास और प्लूटोनियम आपने बना के रखा है, उस पे कौन कब्जा करके रखेगा? उसकी सतर्कता हमें बरतनी पड़ेगी। और यूएस का ये ट्रंप तो छोटा मोटा प्यादा है, ये बोलते रहे को फर्क नहीं पड़ता, इसको इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स नाम की चीज भी कख नहीं पता, तो उसको करने दो। डीओडी के साथ बात करके तैयार रहना चाहिए, यूएन में आईएईए के साथ बात करके तैयार रहना चाहिए। रशिया के साथ तो बात किया हुआ है कि भाई हम चारों वहां पे उतरेंगे, अपने स्पेशल फोर्सेस आएंगे, इस सब पे कब्जा करके इसको जहां जहां निकाल के ले जाना है ले जाएंगे। क्योंकि उस उथल पुथल में ये गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो भारत को ही नहीं, पूरे संसार, पूरे विश्व के लिए ये खतरा है, तो वो तैयारी करनी है हमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, अगर की बात नहीं है अब कब की बात है। ये नहीं पहले हम कहते थे 1-2 साल पहले, अगर ये होगा तो हमको इसकी तैयारी करनी है। अब अगर नहीं, अब होगा कब? जब होगा हमें तैयार रहना है। तो अब टाइमिंग की बारी है, कब होता है पता नहीं, ऊपर वाले क्या प्लान कर रहे हैं पता नहीं। हर प्रांत में, हर जगह लोग खड़े हो गए, सड़क पे आ गए। ऐसा कोई प्रांत नहीं है पाकिस्तान में जहां लोग सड़क पे नहीं आए। एंड आई एम श्योर इसको देख के हमारे पूर्वी देश को भी डर सा लगा होगा अंदर कि क्या हो रहा है वहां। ईस्ट पाकिस्तान और चाइना, चाइना तो खैर अलग ही उसमें है, आप क्या बताओ उसको, उसे खुद समझ नहीं आ रहा कम्युनिस्ट पार्टी की, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, क्या वहां पे गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देख लो वहां पे जो जनरल है छांगयूजिया, वो पूरा पीएलए पे कंट्रोल करता है, उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो तो युद्ध छेड़ देगा। अगर उसको दबाने की कोशिश करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी तो वो तो लड़ पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। सो इट इज अ डाइसी सिचुएशन। अभी तक चुप है, दब नहीं रहा है, वो खड़ा है। एंड हू जिनटाओ वेंचियापाओ आए हैं, बुजुर्ग हैं, समझते हैं, बट लोग तंग आ चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, जैसे लोग अब पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी से तंग आ चुके। यार काफी हो गया, ये गुंडागर्दी काफी हो गई। खुद तो पैसे बना रहे हैं, करोड़ों में पैसे बना रहे हैं, विदेशों में घर बना रखा है, बच्चे सारे वहां हैं, और हम यहाँ पे तड़प रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे लिए। कई तो अब कहने लगेंगे कि भुट्टो ने तो कहा था कि हम घास खा लेंगे, हम लेकिन एटॉमिक बम बनाएंगे। ये नहीं कहा था कि घास जनता से खिलवाएगा, खुद तो वाइन बिरयानी और खाएगा, कुछ पिएगा, बिरयानी खाएगा। ये
ये हालत है। तो सर ऐसी सिचुएशन में इनकी आर्मी का क्या होगा? क्योंकि आर्मी ने इनके लड़ने से मना करना शुरू कर दिया बहुत सारे एरियाज में। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वीडियोस वायरल है। और दूसरा इनके हथियार जो है। प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी का ये बहुत गहरा हो गया कि अब जो सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ है, ये ध्रुवीकरण फौज में आ गया। फौज में जो सिंध के हैं, बलूच के हैं, पश्तून हैं, नदन एरियाज के हैं, वो पंजाबियों के लिए लड़ना छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि ये पंजाब वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, आप पंजाबी आए और आप लड़े। पलटन की पलटन हथियार उनको समेट के, एम्यूनिशन सब समेट के आ गए कि ठीक है हमें कोर्ट मार्शल कर दीजिए, लड़ने से मना कर। किस किस का कोर्ट मार्शल करेंगे? अब कुछ तो पंजाबी ऐसे हैं जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, वो कहते हैं यार टीटीपी गलत क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है शरिया लॉ, हमें तो बचपन से सिखाया है कि सबसे अच्छी चीज संसार में शरिया लॉ है, तो मैं क्यों लड़ूं इसके साथ, ये गलत कहां कह रहा है। अब ये भी प्रॉब्लम आ गया है फौज। ये उन्होंने, पारदर्शिता थी नहीं ना, जब उन्होंने 86 में जियाउल हक ने सारे स्कूलों में ये ले आए थे जिहादी अपना टीचिंग्स, पूरा शिक्षा प्रणाली में जिहादी की शिक्षा ले आए थे। अब 6 साल के बच्चे से 5 साल बच्चा जब तक बड़ा होता है यही सीख रहा है। जो 86 से पढ़ना शुरू किया था आज तो 41 साल का हो गया है, तकरीबन 29 साल का, 40 साल का होने को आ रहा है। उसको क्या बोल रहे हो आप लड़ने के लिए, वो तो बोलेगा किस लिए लड़ू मैं, सही तो कह रहा है ये कि पूरे पाकिस्तान में शरिया होने चाहिए। अब भाई जो इनके आर्मी के जनरल वगैरह हैं उनको तो दारू भी पसंद है, उनको तो पोर्क भी पसंद है, बीफ भी पसंद है, पोर्क भी पसंद है, सब खाते हैं वो, तो उनका क्या होगा कि अब स्यापा यही है ना। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, यू सो द विंड यू विल रीप अ वर्ल्ड विंड। मतलब आप अगर कांटा बोओगे तो फूल तो नहीं निकलेंगे ना, कांटे ही निकलेंगे। अब बबूल के कांटे निकल रहे हैं, बबूल के कांटे का करोगे क्या आप। अब उस समाज के साथ आप क्या कर सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ क्योंकि 2 कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को ज़िंदा देखना चाहती हैं और एज़ इट इज़ देखना चाहती हैं, चाइना एंड यूएस। अब ब्रोकन पाकिस्तान चाइना को नहीं पसंद आएगा क्योंकि उनको फिर मल्टीपल लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। सिमिलरली यूएस को समझ नहीं आएगा कि वो किस-किस के साथ डील कर रहे हैं और भारत के लिए तो प्रॉब्लम नहीं नहीं, डिफरेंट यूएस तो बहुत क्लियर है, यूएस बहुत आज क्लियर की है। तारीख में उसको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं, उसे केवल बलूचिस्तान से मतलब, सर क्योंकि उसने अच्छा, ईरान पे दबाव डालना है। उस इलाके में नंबर 1 एनिमी उसका 79 से ईरान है। तो ट्रम्प के साथ डील का क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी कहाँ जाएगी वो जो करके आए हैं आसिम मुनीर के साथ? क्रिप्टो करेंसी भाई, जो आपका पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी इज बैंड इन पाकिस्तान, वो आज भी बैंड है। उसके तो तो ट्रम्प पॉलिटिशियन खुद बोल चुका है, जब डील कर दिया, बात कर दी कि क्रिप्टो करेंसी इज बैंड इन पाकिस्तान। तो जिस चौधरी मियाँ के साथ इन्होंने किया था वो तो लास वेगस में जाके बात किया, और उसका कनेक्शन उन्होंने चीन के जो बंदा है जो वहां से जेल में जाके उसको लात मार के निकाला है, वो कौन सा उसने क्रिप्टो करेंसी किया था, उसके साथ डील किया हुआ है। तो ये तिगड़ी है इनकी। वो इसके ट्रंप का जो कंपनी है, क्या वर्ल्ड फाइनेंस क्या है, उसमें वो बंदा आके बैठ गया है चौकड़ी मार के। तो पाकिस्तान किधर है। क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज ये होता है आज की तारीख में कि उसको टेरर फाइनेंसिंग में बड़ा आसान होता है और उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है आज के तारीख एनी काइंड ऑफ इल्लीगल मनी में। रिक्वायर्ड वो चाहे वो ड्रग हो, ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, एनीथिंग, वेपन
क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना आज के तारीख में बड़ा मुश्किल है, जब तक कोई तोड़ नहीं निकालता ब्लॉकचेन का, तब तक डिजिटल ये तो हवाला। डिफिकल्ट। तो इसीलिए तो ट्रम्प भी है। ट्रम्प कौन सा दूध का धुला है यार, उसका कोई बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ है आज तक। पैसे कहां से आए हैं उसको लोगों को पता ही नहीं है। ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जैसे ये अपना यूनिस बेगम करती है मनी लॉन्ड्रिंग क्लिंटन वगैरह के लिए, ग्रामीण बैंक के वाया। सो हथियार, मतलब हथियार कौन देगा उसको, पैसे तो है ही नहीं। हथियार जितने उसके खत्म हुए, अभी इतने सारे जहाज उड़ गए उसके, सब उड़ गए, किसने दिया? सुनने में आया एक ANTPQ का रडार कुछ यूएस ने दिया, एक या दो, दैट्स अबाउट ऑल। चाइना तो दे ही नहीं रहा उसको। इसके विपरीत हो रहा है अब। पाकिस्तान के जितने भी ये हैं अपना ट्रक्स और टूरिस्ट जो बाई रोड काराकोरम से चाइना में जा रहे हैं, रोक दिया चीनियों ने। वहां पे तो पत्थर लगा के रोड ब्लॉक बना दिया है, इसका तो वीडियो आया हुआ है। पत्थर बना के रोड ब्लॉक करके खड़े हैं, हाथ रख के गाड़ी को बोल रहे हैं वापस जाओ, वी डोंट वांट यू। ये हालत है। और इसके बीच में इन्होंने क्या किया है, एक रिलीजियस जत्था भेजा है टू सिंकियांग चेक करने के लिए। ये हालत है। अब वो सिंकियांग के ऊपर तो OIC भी कोई आवाज नहीं निकाल रहा। बाकी सब जगह तो खड़े कि उम्मा के साथ खड़े, तो क्या वो उइघुर तुम्हारे उम्मा नहीं हुए? उसके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं। OIC में दम है चीन के विरुद्ध कोई आवाज निकाल दे। पाकिस्तान तो वैसे ही लेटी हुई है उसके साथ, उनका तो कोठा चलता है, उससे कैसे बोलेंगे वो? अब कोठा बंद हो गया। कई लोग कहते हैं आसिफ मुनीर वहां गया था, काफी जूते खा के आया है वहां से। आसिफ मुनीर गया था? नहीं, इनका शहबाज शरीफ गया था। नहीं नहीं, आसिम मुनीर चाइना गया हाँ, हुआ था। जूते वांगी खा के ने आया वहां से, बंद करके पिटाई की है। जूते खा के आया। ऑब्वियसली कौन कौन सही है यार भाई? एयरबीएनबी और ईबे उतने ही समय तक चल सकता है। अब लोगों को समझ आ गया यार। अब जैसे वो कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के साथ रेल बनाएंगे, तो पाकिस्तान के थ्रू थोड़ी जाएगा। जो अफगानिस्तान के ऊपर वाखान कॉरिडोर है, उस वाखान कॉरिडोर में एक पास है, वाखजीर पास, जो सिंकियांग में खुलता है। तो जो काराकोरम हाईवे आता है, वहां से वाघजीर पार के बेस तक मल्टी लेन हाईवे, वेयर हाउसिंग, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वहां से इन्हें, आपका जो कस्टम पोस्ट, ये सब सब तैयार है। 2011 से तैयार है। अफगानिस्तान के हाँ बोलने की देरी। अफगानिस्तान हाँ नहीं बोल रहा, क्योंकि उन्होंने देखा है कैसे लूट रहा है। उन्होंने अमू दरिया पे इनको ऑयल के लिए ऑयल ब्लॉक बेचा था पूरा अमू दरिया पे 2021 में, पावर में आते ही साथ। उसके बाद जब इन्होंने देखा है कि भाई इनसे काम नहीं हो रहा, दिस जून ट्रीटी फाड़ के फेंक दी। तो ये है जो कहता है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना का नेक्सस हो रहा है, ये है ट्रीटी फाड़ के फेंक दी है। कैसे करेगा यार? आपको कैसे नाराज करेगा और यूएस को कैसे नाराज करेगा? जितने भी उनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पैसे चाहिए, एग्जीक्यूट करना है, हम करके देते हैं उनको। कोई और देश नहीं कर रहा, वहां पे हम कर रहे हैं। प्लस हर हफ्ते $85 मिलियन अफगानिस्तान को यूएस देता है। ये पाकिस्तान को छेड़ने के लिए, ये सारे जो दंगे फसाद हो रहे हैं टीटीपी के, BLA के, ये सबके इसको फंड करता है। पूछा था ना मैंने कि कहां से आता है? यहां से आता है। सोशो इकोनॉमिक आप करके दे रहे हो, तो वो चीन के साथ हाथ मिलाएगा, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। CIA
स्पेशल फोर्सेस और उनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यूएस के, आज के तारीख में अफगानिस्तान के अंदर उनकी तादाद 14,000 है, लार्जेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, 14,000 बूट्स। मीनिंग कि कहीं बेस वेस को छोड़ के जो देश देखते हो सबसे ज्यादा है यहाँ पे। है वही है, कंचे खेलने के लिए आए हैं लोग। जब थोड़ा रिसर्च करके देख लेना चाहिए कहने के पहले कि ये एंगल बन रहा है। चीन तो थूक रहा है अभी पाकिस्तान को, तो कोई कहे कि चीन पाकिस्तान बांग्लादेश का एंगल बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा। हाँ, यूएस बांग्लादेश के साथ पुश कर रहा है क्योंकि उसको नॉर्थ म्यांमार जाना है, एक्चुअली शान स्टेट जाना। नॉर्थ म्यांमार में चीन के यूनान के साथ जो प्रोविंस है वो शान प्रोविंस है, वहां पे काफी रेयर अर्थ है। यूएस की नजर उस पे है। अब वो डरा हुआ है। हमें तो अभी लोगों को तो एक का ही पता लगा जो स्वार्म ड्रोन स्ट्राइक्स हमने 3-4 कैंपों में किए थे, और उसमें जो उल्फा का नंबर 2 मारा गया था तो उन्होंने रिपोर्ट निकाल दी तो पता लगा। ये तीसरी की चौथी है उन इलाकों में। ये मैसेजिंग केवल चाइना के लिए नहीं है, यूएस के लिए भी है। इस इलाके में आना है तो मुझसे बात करना, किसी चपड़गंजू से बात करके मत आ जाना, बुरे फंसोगे। और ये आप जो नदर्न अलायंस, इनका 3 ब्रदर्स अलायंस है और रखीन आर्मी है, अराकान आर्मी, इन सब के साथ मिलके आप कर रहे हो। वो तो दबाव में आ जाएंगे यूएस के, उनको पता है आप दबाव में नहीं आओगे, उनको बता के आप कर रहे हो ये टारगेटिंग। मैसेजिंग इज क्लियर, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। जियोपॉलिटिक्स में आप मैसेजिंग देते हो, समझ जाए बंदा तो सही है। तो आपने दिखा दिया कि उसके बाद से कभी आपको सुनाई में आया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर? महीने से ऊपर हो गया। और ये भी आपने बोला होगा उनको कि लीक करके निकालो, प्रेस में निकालो कि 3 जगह टारगेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे ही वो मैसेजिंग आ गया, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। हमारे लोग बात करते हैं, लेकिन यूएस और बांग्लादेश अभी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात नहीं करता, क्योंकि जब तक आपसे बात नहीं करेगा, अब आपसे बात कैसे करे? क्योंकि दूसरा चपड़गंजू वहां पे पोटस बैठा हुआ जो टैरिफ वॉर करा जा रहा। तो अब इनको डर लग रहा होगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि जब कुत्तों की झुंड होती है ना, तो जब अल्फा कुत्ता पिटता है तो बाकी सब कुत्ते, बड़े छोटे, सब दुम दबा के बैठ जाते हैं कि यार मेरा बाप पिट रहा है, तो मेरी हमारी क्या हालत औकात? क्या होगी? बिल्कुल वही हालत है। सर अभी कमिंग ये टूट रहा है, और जिसको हम, अब उसको भी डर लग रहा होगा यार मैं यूएस से बात करूं कि नहीं करूं। अगर वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बोल रहा है तो पता लगा पूरा चिटागोंग उसने हमसे ले लिया कि मैं बैठा हूं यहाँ पे, और उधर ऊपर भारत राजशाही और उनका रंगपुर और राजशाही पूरा निकाल दिया, तो मेरा बचा क्या? सो इट्स नॉट सो इजी। एंड ये जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट इवन बॉदरिंग कि मैं कुछ करूं या ना करूं। ये पते की बात है, फौज को उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अपना नेस्ट तैयार है। जब ये होगा वो भाग के चले जाएंगे और जनता को छोड़ देंगे, निपटो। सर ये तो टॉप मोस्ट वाले भाग जाएंगे ना, 10% भाग जाएंगे, 20% मैक्स भाग जाएंगे, बाकियों का क्या होगा? सब थोड़ी ना भाग जाएंगे, 10-15%, या तो वो बाकी पिटेंगे, भुगतेंगे, बाकी मरेंगे और भुगतेंगे, आपस में लड़के मरेंगे। अभी तक तो जो आम जनता है, 10-15% जो उनकी एलीट है, वो किसी लड़ाई में नहीं जाती, उनके बच्चे किसी लड़ाई में नहीं जाते, वो विदेश में बैठे हुए हैं। जो इनके पाप की कमाई है वो सब उसका देखभाल कर रहे। कैनन फॉडर कौन है? यही आम जनता है। यही रहेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे, यही रहेंगे।
कोई सऊदी अरेबिया जाएगा, कोई यूएई जाएगा, कोई लंदन जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कोई यूएसए जाएगा, कोई कनाडा जाएगा। सबका जगह तैयार है, सबने अपना अपना बना रखा है। कोई भी आर्मी चीफ यहां पे रहता है इनका? कोई नहीं रहता। समय खत्म हो जाता है, वो तो देश छोड़ के चला जाता। देश से प्यार कहां है उसको? जो दैट इज द होल प्रॉब्लम कि इनकी राजनीति में जो राजनीतिज्ञ हैं, जो फौज के सीनियर अफसर हैं, उनको देश से प्यार ही नहीं है। आप देखते हो हमारे जितने भी आप हम कितने भी कोस लें अपने राजनीति लोगों को, कितना भी कोस लें, ये ऐसा है, वे वैसा है, इससे पैसे लेता है, ये लेता है, कोई देश छोड़ के जाता है? रिटायर हो जाता है तो देश में ही रहता है ना। आपके फौजी जो सीनियर वगैरह हैं कितने हैं? एक आधा कोई होगा, रिश्तेदार सब चले गए तो वो चला गया, बाकी सब तो यही रहते हैं। अंतर देखिए, दृष्टिकोण का अंतर देखिए। हम कितना भी कोस ले, मैं भी कोसता हूं, कितना भी कोस ले कि ये पैसे लेके करते हैं, ये लेके करते हैं, वो लेके करते हैं, देश छोड़ के कोई नहीं भागता। वो देश छोड़ के चले जाते हैं, कोई रहता नहीं है पीछे। तो इसमें दृष्टिकोण का अंतर आ जाता है ना। आप देश लूटने के लिए बैठे हो अपने लिए, आम जनता जाए भाड़ में। यहां पे चाहे लूटा हो, कुछ दिया हो, लेकिन ये नहीं है डर कि मैंने देश छोड़ के भागना। वो यही रहते हैं। अभी शिव सोरेन जी को ही देख लो, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो अभी गुजरे हैं, वो देश छोड़ के गए? नहीं गए ना। अंतर ये है। छोड़कर तो वो लोग भी नहीं गए जिनको इंदिरा गांधी ने हॉन्ट किया था। मतलब जिसको भी किया था। यस, आप देख लो 1975 इमरजेंसी में कितनों लोगों के पीछे पड़ी थी वो। क्या वो देश छोड़ के गए? कोई नहीं गया। ये होता है अपनी नजर से, चाहे हम उनके दृष्टिकोण के विपरीत हो, कि बस देश से प्यार तो है ना, देश में रहना चाहते हो ना, चाहे आप कितने गलत काम कर लो, जो कर लो, मगर देश से प्यार है कि यार ये मैंने यही रहना, ये मेरा देश है, ये मेरी मातृभूमि है। वो अपने देश को मातृभूमि नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप के हिस्ट्री में जोड़ना चाहते हैं कि मैं अरबों की संतान हूं, मैं अफगानों की संतान हूं, मैं कहीं और की संतान हूं। अगर कहीं और की संतान है तो उस धरती से उस आपको धरती से कहाँ है? प्यार नहीं, हाँ, प्यार नहीं हो सकता, उस धरती से प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी अलायंस लॉयल्टी सारी वहां है। वहां है। अब आप, एक ही बंदा था जो निकल के गया था, जो आपका निजाम था, वो टर्की गया था। वो टर्की की लड़की से ब्याही हुई थी उसने, तो वो टर्की गया था, बट बाकी सब यहीं रहते हैं। तो सर आपको क्या लगता है टाइमलाइन पे अगर मैं देखूं तो ये सिविल वॉर किस वक्त स्पार्क आउट हो सकता है? मुझे तो बिना 1-2 साल के अंदर लगता है, 1-2 साल ही लगे। बिकॉज मामला, और जैसे मैंने कहा ना कि इनके जो नेता हैं, जो फौज के सीनियर हैं, उनमें ये दृष्टिकोण ही नहीं है कि मैं देश के लिए कोई सुधार करूं। जिस तरह से कूदते हैं जब भीख मिल जाता है कि भीख मिल गई, हम बच गए, ये एक दर्शाता है कि उनका दृष्टिकोण, उनका मापदंड क्या है यार। भीख से आप खुश हो रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि मैं अपने देश को इस तरह से सुदृढ़ बनाऊं कि हमारे लोग अपने पैरों पे खड़े रहे। ये नहीं सोच रहे कि अगर भीख बंद हो गया किसी दिन, आपकी जरूरत नहीं पड़ी, भीख बंद हो गया, तो आप क्या करोगे। उनको ये सोच नहीं है ना, क्योंकि जो भीख आती है उसको भी लूट लेते हैं। 1 रुपए मिल रहा है तो जैसे राजीव गांधी कहते थे कि भाई मैं 1 रुपए भेजता हूं तो केवल 15 पैसे जाते हैं आम जनता में, बाकी 85 तो लूट रहे हैं करके वो तो खुद ही बोले थे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट।
यहाँ पे मेरा मानना है कि 1 रुपए देते, 1 रुपए अगर मिलता है तो मुश्किल से 1 पैसे जनता पे आती है, 99% तो ये लूट के ले जाते हैं और विदेश में इन्वेस्ट करते हैं, और बच्चे इसके वहां पे हैं अपने ये जो लूट का पैसा है उस पर ध्यान रखने के, उसको और अपना इन्वेस्टमेंट करो, हेज फंड में डालो और बढ़ाओ, उसके लिए रखा हो। तो ये यानी आप देख लो, एक ही देश को काट के निकाला था, एक ही देश को काट के निकाला था, और आप देख लो आपके पश्चिम में जो नेता और सेना है, सेना के सीनियर लीडर हैं, इस 78 साल में उनकी दृष्टिकोण क्या है अपने देश के बारे में, और हम कितना भी कोस ले हमारे राजनीतिज्ञों को, उनकी दृष्टिकोण क्या है अपने देश के, चाहे वो हम कहें कि वो लूटना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अपने मातृभूमि से कोई निकल के भाग के नहीं जाता। घटिया से घटिया पॉलिटिशियन भी हमारे यहाँ के भाग के नहीं गए, कोई नहीं गया, वही मैं बोल रहा हूँ ना, उनके दृष्टिकोण चाहे कितनी अलग हो, वो भी तो यही आना चाहते हैं। तब देख लीजिए ना, आसिम मुनीर इधर फोकस्ड है, यूनिस इधर फोकस्ड है, शी जिनपिंग यहाँ फोकस्ड है, ट्रम्प यहाँ फोकस्ड है, मतलब यहाँ से जुड़ना तो है नहीं ना। अब वो सब अपना लिंक लेते हैं कि हम अरबों की संतान है, या हम तुर्कियों की संतान है, या हम मुगलों की संतान है, तो ये उनकी मातृभूमि हुई नहीं ना। अरब देश उनके मातृभूमि हुई, या सेंट्रल एशिया हुआ, या अफगानिस्तान हुआ, या तुर्की हुआ, तो उस जमीन से उनको प्रेम नहीं है ना, लगाव नहीं। तो बाबरनामा में भी लिखा है कि वो तो फरगना के लिए तड़पते थे कि जा नहीं पाए। दैट टेल्स यू कि दैट कनेक्ट विद द ग्राउंड इज नॉट देयर। The connect is not there. जी. Thank you so much, sir. Let's wait and watch. Yes. ये सिविल वॉर इज ब्रूइंग इन पाकिस्तान, और जिस तरीके से इमरान खान के 2 बेटे भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। द एंड ऑफ नापाक इज वेरी नियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत।